नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन बात सबसे पहले आज सोने और चांदी की करेंगे, जहां पर लगातार तेजी चल रही है। और ऐसे मौके पे जब आज गुड़ी पाड़वा भी है, नए साल है और साथ ही नवरात्र की भी शुरुआत हो चुकी है, तो एक ऑस्पिशियस डे है। और इस दिन भी सोना चांदी लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज एमसीएक्स पर सोना 71,250 के बेहद करीब पहुंच चुका, चांदी 82,000 के ऊपर टिक चुकी है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटीज से, और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। और साथ ही हमारे साथ आशीष पेठे साहब हैं वामन हरी पेठे से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं सर, जिस तरह की तेजी अचानक से आई है सोने में, क्या इससे डिमांड पर कुछ असर हुआ है? फेस्टिवल पे कुछ इसका असर तो नहीं हो रहा है डिमांड को लेके? नमस्ते आप सभी को। गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं। जिस रीत से सोने की रेट्स में तेजी आई है और जो शॉर्ट टर्म में जो स्पाइक आया है, उससे डेफिनेटली बाजार पे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। वॉकिंग्स हमें पिछले 2-4 दिन से कम दिख रही है। हालांकि गुड़ी पाड़वा के पहले अच्छा खासा मूवमेंट होता है, लेकिन 61-62,000 से आज 71,000 के ऊपर जो रेट आया है, उसको देखते हुए तो बाकी कस्टमर ठीक ठाक है। और आज के दिन लेकिन गुड़ी पाड़वा का जो मुहूर्त रहता है, मोस्ट ऑस्पिशियस होता है। तो बाजार की ये धारणा है कि आज के दिन कस्टमर अच्छा होगा, लेकिन कल से अक्षय तृतीया तक का जो पीरियड है इम्पोर्टेंट 1 महीने का, उसमें कैसा मार्केट रहता है, वेदर ये मार्केट यही रेट पे स्टेबल रहता है, इसके ऊपर जो एंड कंज्यूमर का थिंकिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सर, तो बाइंग अगर पिछले साल से तुलना करें, अगर हम उस डेटा को अगर देखें, जो पिछले साल से अगर सोने की अगर चाल देखें, तो लगातार जिस तरह से दाम बढ़े हैं, करीब 26% ज़्यादा महंगा सोना हो चुका है पिछले गुड़ी पाड़वा से अगर आप तुलना करें तो। क्या लग रहा है, क्या ग्राहकी काफ़ी कम हो गई है इस गुड़ी पाड़वा, या उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे? क्योंकि त्योहारी सीजन पूरा अभी बचा हुआ है, काफ़ी उम्मीद है आप लोगों को इस सीजन से। नहीं, आगे जो वेडिंग सीजन बैलेंस बचा हुआ है और अक्षय तृतीया, उसमें तो लोगों को पॉजिटिव फीलिंग है कि आगे अच्छा होगा। लेकिन ये गुड़ी पाड़वा में, क्योंकि गुड़ी पाड़वा के बहुत ही नजदीक ये स्पाइक हुआ है, तो इसमें शायद थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा, लास्ट टाइम टू दिस ईयर 25-26% का प्राइस में राइज हुआ है। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफटेक होता है और जो प्राइस राइज है, वो एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो भले 25% भाव में बढ़ोतरी हुई है, तो वॉल्यूम उतना कम नहीं होता है। वॉल्यूम लगभग 8 से 10% कम होने की मेरी पर्सनल आशंका है। लेकिन ओवरऑल इन रुपी टर्म्स और वैल्यू टर्म्स, मार्केट विल बी गुड। यानी मार्केट आपको लग रहा है कि अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव माहौल है और लोग ऊंचे भाव को देख के उत्साह भी लोगों में मन बना रहता है, और त्योहारी सीजन में डेफिनेटली उसका फायदा थोड़ा मिलेगा ही। सर, अब भाव की बातचीत कर लेते। क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी अचानक से आई है, आपको लग रहा है ये तेजी टिकाऊ है, इस तरह की तेजी बनी रहेगी आगे? आशीष जी, लॉन्ग टर्म में आपसे। यस, ये तेजी, लॉन्ग टर्म में ये तेजी मेरे हिसाब से टिकाऊ है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो जिस स्पीड से बढ़ा है, तो भी उसमें आई थिंक देयर इज सम मोर स्टीम लेफ्ट, और थोड़ा प्राइस शायद ऊपर जा सकता है और एक 1,000-1,500 तक एक बार स्पाइक आ सकता है। उसके बाद मेरे हिसाब से प्राइसेस शुड स्टेबलाइज, सम प्रॉफिट बुकिंग और स्टेबलाइजेशन या करेक्शन आना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट लेग टू से $2,400 बढ़ता है। तो अभी मुझे लगता है एक बार 73 तक ये गाड़ी जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 हजार का करेक्शन आने की संभावना है। 1,000 रुपए ऊपर तक जा सकती है, फिर वहां से गिरावट की संभावना 3,000 रुपए तक बन रही है। आखिरी सवाल आशीष जी, चांदी पर। चांदी भी पिछले साल के गुड़ी पाड़वा से अगर देखें तो करीब करीब 20% महंगी हो चुकी है। क्या लग रहा है, और तेजी चांदी में दिख रही है? चांदी यहां पर ज्यादा आपको तेजी दिखा सकती है, क्या कहेंगे आप? चा, चांदी में भी तेजी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हर बार की तरह चांदी तेजी में लैग करती है सोने को। और इस बार भी उन्होंने लैग किया, थोड़े बाद में चांदी का प्राइस ने स्पाइक किया। लेकिन चांदी ऑलवेज सोने को आउट परफॉर्म करती, इस साल भी ऐसे होगा मुझे लगता है। आगे चल के 85-87 तक एक बार चांदी का रेट जाने की आशंका है, बट इट विल मिरर गोल्ड।
लेकिन थोड़ा मेरे सोने के स्पाइक से थोड़ा आगे चला जाएगा, ऐसे मेरा पर्सनली मानना है। ओके, शुक्रिया आशीष जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी नए साल की, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आपके लिए बेहतर हो और कारोबारी लिहाज से भी काफ़ी बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे बाकी एनालिस्ट भी बने हुए हैं। केडिया जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की चाल यहाँ से किस तरह से आप देख रहे हैं? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वास जी, आपको और सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। डेफिनेटली अगर हम देखें, जैसे अभी आपने भी कहा था और हमने डेटा एनालाइज किया, तो देखा एक पिछले गुड़ी पड़वा से अभी तक की बात करें तो सोने में लगभग 26% के करीब की तेजी हमने देखी है। चांदी में भी लगभग 20% की तेजी अब तक हमने आते हुए देखी है। देखिए, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली सोने चांदी दोनों में ही तेजी का रुख है, जो हमें लगता है कि गोल्ड आने वाले टाइम में, जैसे हमने 70,000 का व्यू लेके चल रहे थे, बट अब उसको रिवाइज करके मुझे लगता है दिवाली तक की अगर हम बात करें तो 75 का लेवल भी दिखा दे। चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, 95 तक का लेवल दिखा दे। बट फ्रेंकली जो पिछले 40 दिन में एकाएक जो बड़ा स्पाइक आया है, ये मुझे थोड़ा सा एक नर्वस करता है, बिकॉज कल फेड के मिनट्स आने हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, और हम जानते हैं कि अभी तक की जो रैली आई है उसके कारण थे जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग या इंटरेस्ट रेट कट हो सकती है। लेकिन ये सब चीज ऑलरेडी मार्केट फैक्टरिंग कर चुका है, क्योंकि लगभग अगर हम देखें 40 दिन में लगभग 2000 से $2350, मतलब $350 की एक बड़ी रैली कर चुका है। नो डाउट काफी शॉर्ट पोजीशन जो बनी थी मार्केट में, उसी के चलते, ये शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने एक बड़ी रैली देखी। तो थोड़ा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। आई वुड नॉट सजेस्ट के करंट लेवल से आप बाय कीजिए, क्योंकि हाँ, हर 2-3 दिनों में हम तेजी देख रहे हैं, तो एक रहता है कि यहाँ पे बाय कीजिए, आपको ऊपर मिलना ही मिलना है। बट मुझे लगता है रैली बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुकी है। इंटरनेशनल में 2356 ये इंपॉर्टेंट एक क्लोजिंग बेस पे एक रेजिस्टेंट है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, एक करेक्टिव डिप 2290 से लेकर 2270 तक का लेवल जो हमने लास्ट वीक देखा था, वहां तक मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि जो करंट लेवल है, यहाँ पे बाइंग अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट की सलाह नहीं है, बट बाइंग एटलीस्ट अवॉइड कीजिए। एक करेक्टिव डिप मुझे लगता है 68,600 से 68,800 के बीच में एटलीस्ट मिलता है, तो वहां पे एक रीथिंकिंग का एक मौका बनेगा कि हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हम ऑप्शन के जरिए जरूर एंट्री करके कर सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि 71,000 का अगर पुट लेते हैं, तो अगर इनकेस पुल बैक मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा डाउन साइड मुझे लगता है 68,500 तक मिलता है। बट करंट लेवल से बाइंग अवॉइड करके चलना चाहिए, वेट एंड वॉच रखना चाहिए। करंट लेवल से अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी आप अपनाएं। जिगर, आप बताइए आपके लेवल्स क्या है गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्वमन। सबसे पहले तो ईटी नाउ की टीम को, आपको, सभी पैनलिस्ट को एंड सभी दर्शक मित्रों को गुड़ी पड़वा एंड चैत्री नवरात्रि की शुभकामनाएं। केडिया जी ने काफी हद तक बहुत सिमिलर व्यू है मेरा उनके साथ। 2355 के आसपास एक एक्सटेंशन लेवल है, रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोज होना चैलेंजिंग है। सी गोल्ड की अगर मैं बात करूं, ईयर टू डेट 13% का ऑलरेडी रिटर्न हमने देख लिया है। यस, इन दिनों काफी शार्प अपमूव आया है। ये अपमूव क्यों आया है? टाइमिंग, जो इंटरेस्ट रेट कट को लेके, टाइमिंग को लेके जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उसको लेके मार्केट में हमने गोल्ड में रैली देखी। टेक्निकली बहुत अच्छे लेवल्स हुए इंटरनेशनल मार्केट में, 2200, 2250, 2300। नाउ इट्स ट्रेडिंग अराउंड 2345, 46। अंडरटोन गोल्ड में मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, सेंट्रल बैंक बाइंग हो, स्पेशली एशिया चाइना की ओर से, या तो फिर अगर पॉलिटिकल रिस्क हो जो यूएस में डेवलप हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, मुझे लग रहा है अंडरटोन गोल्ड का पॉजिटिव ही रहेगा। एंड आई गो विद द ट्रेंड एक्चुअली। जो गोल्ड आज 350 पॉइंट प्लस है, सिल्वर भी 350 पॉइंट प्लस है। आई गो विद द ट्रेंड, ऑल्दो इट्स वेरी रिस्की, कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। गोल्ड जून वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 71,200, 71,100। स्टॉप लॉस लेके 71,400 के टारगेट के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। आज कोई इकोनॉमिक डेटा नहीं है, कल मिनट्स आएगी फेड की मीटिंग की मिनट्स, एंड डे आफ्टर टुमारो आई थिंक इन्फ्लेशन है, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, बट द अंडरटोन इन प्रेशियस मेटल्स एज ऑफ नाउ विल बी पॉजिटिव। ओके, तो अंडरटोन पॉजिटिव है, तो तेजी के साथ ही जाए। गोल्ड भी खरीदने की सलाह, चांदी भी खरीदने की सलाह। 82,500 का टारगेट जिगर का है चांदी में, और 71,400 का टारगेट है सोने में। लेकिन दोनों के लिए स्टॉप लॉस है, 71,100 का स्टॉप लॉस लगा ले गोल्ड के लिए, और चांदी के लिए जो स्टॉप लॉस है 81,750 का। और केडिया जी ने जो सलाह दी थी, वो उन्होंने पुट खरीदने की सलाह दी थी गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में। उनको लग रहा है कि इस लेवल पे रिस्क ज़्यादा दिख रहा है। दिव्या, आप बताइए आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। सबसे पहले आपको और ईटी नाउ के सारे दर्शकों को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोल्ड प्राइस की मैं बात करूँ तो हमें काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली थी लास्ट वीक में। प्राइस ऑलमोस्ट 4% ऊपर थे।
ये हफ्ते में जो सीज फायर के जो टॉक्स चल रहे थे वो भी डिमिनिश हो चुके थे। इसराइल ने भी बोला कि वो लोग अटैक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसराइल के जो हमास के जो लीडर है उन लोगों ने भी जो सीज फायर जो टॉक है वो भी रिजेक्ट कर दिया था। और ईरान से भी स्टेटमेंट आया था कि जो उनके लीडर्स मारे गए थे इसराइल के स्ट्राइक में, उसका वो लोग रिटेलिएट कर सकते हैं। तो अभी जो भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है वो सारे गोल्ड के फेवर में। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक की जो बाइंग हो रही है ग्लोबल लेवल पे, बीट चाइना यूएसए, तो वो भी एक फैक्टर है जो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। एज ऑफ नाउ टेक्निकली देखा जाए तो ट्रेंड तो बुलिश ही दिखा रहा है, पर मैं भी केडिया जी के साथ सहमत हूँ कि करंट लेवल पे थोड़ा बाइंग मैं नहीं करूंगा। मैं अपना लेवल जो है रिवाइज करना चाहूंगा। लोअर लेवल पे बाई कर सकते हैं, अगर 71,000 के आसपास आता है गोल्ड इंट्राडे में तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 70,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 71,300 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो जो सोने में जो रैली देखने मिली, तो चांदी में भी एक उसने कैचअप किया। काफी टाइम से चांदी जो एक अंडर परफॉर्म कर रहा था गोल्ड को, पर इस बार चांदी ने भी आउट परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट 60% ऊपर था चांदी लास्ट वीक में। जो भी डेवलपमेंट हुए, जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया यूएस और चाइना की तरफ से, वो मोर देन एक्सपेक्टेड थे, काफी एंकरेजिंग थे। तो उसके वजह से जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में उसमें भी रैली देखने मिली, तो एक फैक्टर्स ने चांदी को भी सपोर्ट किया। और चांदी जो है पहली बार 80,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने मिला है इतने सालों के बाद। 2011 में चांदी ने फर्स्ट टाइम 76,000 लेवल टच किया था, उसके बाद वो कभी भी 80,000 के ऊपर गया नहीं था। तो पहली बार हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिला है। तो जब तक चांदी 80,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक स्ट्रेटेजी वो बाय ऑन डिप्स का ही रहना चाहिए। इंटरडे के लेवल्स की मैं बात करूंगा तो 81,400 500 के आसपास आता है, तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 81,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 81,900 का मेंटेन करके चले। चलिए, तो गोल्ड सिल्वर पे आपने राय सुन ली। कर लेते हैं कच्चे तेल की। केडिया जी, क्रूड में क्या हो रहा है बताइए, क्रूड में क्या करना चाहिए आज ट्रेडर्स को? देखिए, उसमें कच्चे तेल की अगर बात करें तो हमने कल थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आते हुए देखा, लेकिन अभी भी जियो पॉलिटिकल फ्रंट की अगर हम बात करें तो वहां पे कंसर्न्स बने हुए हैं। हमने देखा इजराइल ईरान के बीच में भी कंसर्न्स बढ़ रहा है। सप्लाई साइड में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। कल हमने देखा था कि डिसएस्केलेशन हुए थे जिसकी वजह से थोड़ा पुल बैक आया था। बट अनलेस अंटिल 7,000 के ऊपर जब तक कच्चा तेल मेंटेन है, मुझे लगता है अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि 7350 7400 का लेवल भी दिखा सकता है। इनफैक्ट काफी बैंकर्स के अपडेट आए कि 90 to 95 डॉलर तक के रिवाइज टारगेट क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 तक दिखा सकते हैं। इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कच्चे तेल में 7150 के करीब लेके चलिए। 7050 का स्टॉप लॉस लगाइए। 7280 से 7300 तक के लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। 180 से 7300 का लेवल आपका है, टारगेट है क्रूड में, ये सलाह है। जिगर, आप बताइए क्रूड में आपकी राय। जी बिल्कुल, आई थिंक मुझे लग रहा है WTI क्रूड ऑयल जो 86-87 डॉलर्स के आसपास है, $2.5-3 की यहाँ पे और भी गुंजाइश है ऊपर जाने की। एंड आई विल आल्सो गो विद द सेम व्यू। अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट MCX पे 7170 के आसपास भी मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 7130 स्टॉप लॉस, 7270 के टारगेट के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, क्रूड में कॉल ऑप्शंस बाई करने के मौके दिख रहे हैं क्या आपको दिव्या? हाँ, क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ, जैसे कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया था तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। पर साथ ही साथ सऊदी अरेबिया अरेबिया जो है उसने जो मई मंथ से एशिया कंट्रीज के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ा दी है। और साथ ही साथ अपडेट आ रहा है कि जो मैक्सिको है वो लोग भी जो क्रूड एक्सपोर्ट्स है 330,000 बैरल से वो लोग कम करेंगे। तो वो एक फैक्टर्स जो है वो और भी पॉजिटिव हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ जो भी टिप्स मिलता है हमें बाय करके ही चलना चाहिए। 7,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो 130 के करीब अगर आता है तो वहाँ पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 100 रुपीज का रखें और टारगेट ऊपर में 180 का मेंटेन करें। ओके, और नेचुरल गैस में ऑप्शंस में कुछ मौके हैं क्या दिव्या? आप छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ, वेदर फोरकास्ट जो है नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव है, कूलर देन एक्सपेक्टेड है। तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर भी। 150 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाई करके चले 7 रुपए पे। स्टॉप लॉस 5 रुपए का मेंटेन करके रखें और टारगेट ऊपर में 10 का रखें। क्रूड भी आप खरीद सकते हैं 7000 के स्ट्राइक की कॉल, और नेचुरल गैस 150 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। आप बताइए जिगर, आपकी राय क्या है नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में आपने देखा है कि कल भी सेंटीमेंट पॉजिटिव होने की गुंजाइश थी यहाँ पे। एंड प्राइसेस अगर 155 के ऊपर जाते हैं देन वन कैन गो लॉन्ग। 165 का लेवल है यहाँ पे एंड स्टॉप लॉस शुड बी 150। ऑप्शंस में अगर स्ट्रेटेजी लेनी है 155 के कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 4 रुपए के स्टॉप लॉस से 13 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, मेटल्स में केडिया जी क्या पसंद है आपको? मेटल्स में क्या करना चाहिए आज?
देखिए मेटल्स में हमने देखा चाइना मार्केट ऑलरेडी जाने से पहले एलएमई पे हमने काफी अच्छा रनअप देख लिया था एंड उसी का फॉलोअप कल हमने देखा कॉपर 818 का लेवल भी छू गया था। अभी भी मुझे लगता है फंडामेंटली काफी मजबूत है क्योंकि एक तरफ चाइना से नंबर जो फरवरी और मार्च के आए थे काफी अच्छे आए हैं। अच्छा एक चीज और हमने चाइना में देखा कि मेंटेनेंस क्लोजर्स और साथ में हमने ये सप्लाई का जो कंसर्न देखा ये दोनों एक साथ आने की वजह से रैली अब कंटिन्यू रहेगा। तो कॉपर 815 पे लीजिए, 810 का लगाइए, 825 तक का लेवल दिखा सकता है बट काफी चीज है जो 840 तक भी दिखा दे। जिंक के अंदर भी 233 तक लेके चलिए, 229 का स्टॉप लॉस रखिए, 240 तक के इमीडिएट टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे। तो कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी पे ध्यान रख के लेके चलना चाहिए। चलिए जिगर आप बताइए बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है आज? I'll go with the same exact view. कॉपर बाय करके चल सकते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 815 पे, 810 स्टॉप लॉस, 825 के टारगेट के लिए। जिंक भी बाय करके चल सकते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 223 पे, 222 का स्टॉप लॉस है एंड 234 पे, 232 का स्टॉप लॉस है एंड 238 टारगेट है। ओके, तो कॉपर और जिंक खरीदने की सलाह जिगर की तरफ से। दिव्या आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? मेरी भी टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगी। एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो भी पॉजिटिव है प्राइसेस के लिए। 812 पे अगर आता है कॉपर तो बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 808 का रखें और टारगेट ऊपर में 817 का मेंटेन करके चले। चलिए अब एग्री मार्केट की बातचीत करते हैं। एग्री मार्केट में ग्वारसीड ग्वारगम अच्छी तेजी के बाद अब हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर दिख रही है। 5350 ग्वारसीड और 10,700 ग्वारगम। केडिया जी क्या हो रहा है ग्वार में? क्या तेजी वापस से लौटेगी यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट नया साल है और हम फिजिकल मार्केट में एक्टिविटी और बढ़ते हुए देखेंगे। आज मार्केट काफी सुस्त है, ऑलरेडी मूड भी जैसे थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि जनरली रहता है। मई वायदे पे ध्यान रखिए जहां पे मुझे लगता है 5400 के करीब लेके चलना चाहिए। 5320 का स्टॉप लॉस रखिए, 5520 का टारगेट रहेगा। गवार गम थोड़ा एक्सक्लूसिवली थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि 10650 जो इंपॉर्टेंट हर्डल था वो अब ब्रीच कर चुका है। तो 10800 पे लीजिए मई 1, 10600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11200 तक का लेवल हम गवार में देख पाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में आज धनिया, जीरा और हल्दी तीनों ही काउंटर दबाव में दिख रहे हैं आज। केडिया जी मसालों में क्या राय है आपकी? क्या लग रहा है यहाँ पे और गिरावट दिख रही है क्या? देखिए मसालों में ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते में थोड़ी बहुत गेंस देखी बट हायर लेवल पे हम देख रहे हैं बाद में थोड़ा सा अराइवल प्रेशर भी रहता है क्योंकि अभी सीजन का टाइम भी है तो उसके वजह से थोड़ा पुल बैक आया। बट फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं, खास करके अगर हम हल्दी की बात करें तो जून वायदे पे ध्यान रखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन वेदर एजेंसी ने जिस दिन से अभी मानसून के जो अपडेट दिए उसकी वजह से हो सकता है मानसून इस बार सामान्य रहेगा बट थोड़ा सा डिले बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हल्दी को उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो 17,000 पे जून वायदे को लेना है, 16,700 के स्टॉप लॉस से 17,500 के टारगेट के लिए। जीरे के अंदर अपसाइड कैप रहेगा लेकिन 22,500 से 23,500 के दायरे में, क्योंकि थोड़ा भी भाव बढ़ा लेगा तो अराइवल प्रेशर आ जाएगा। तो 22,800 पे लीजिए, 22,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 23,500 तक का टारगेट रहेगा। अगर हम धनिया की बात करें तो यहाँ पे भी 7,800 के लिए किया जा सकता है। ओके, तो ये तीनों खरीदारी की राय आपके पास लेबल्स दिख रहे हैं। लेकिन आपने मानसून की बातचीत की तो बातचीत करने के लिए महेश पलावत साहब है स्काईमेट से। इन्होंने मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है और इस साल 102% बारिश की संभावना। इसके पीछे वजह क्या आप देख रहे हैं और क्या लग रहा है आगे चीजें कैसे पैन आउट होगी? पहला हाफ मानसून का जो जून जुलाई है वो कैसा रहने वाला है महेश जी, और सेकेंड हाफ कैसा रहने वाला है? देखिए विस्मोहन जी, अभी जो हमने देखा तो अल्नीनो था और ये सुपर अल्नीनो था। इसके बाद बहुत तेजी से ये अल्नीनो डिवॉल्व होगा और अगले महीने में ही आप कह सकते हैं कि मई के शुरुआती दौर में ही न्यूट्रल कंडीशन आना शुरू हो जाएगी और जून आते आते लानीना प्रभावी होने लगेगा और पूरे मानसून के दौरान लानीना काफी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए लग रहा है कि मानसून अच्छा रहना चाहिए। ये इस जो नॉर्मल होता है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96 से 104% तक होता है। तो हमने इसको 102% कहा है, प्लस माइनस 5% का मार्जिन लिया है। और क्योंकि जब अल्नीनो डिवॉल्व हो रहा होगा तो उस समय थोड़ा सा समय लगता है। तो जून में बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं दिखाई दे रही, हालांकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में लेटर पार्ट ऑफ जून में ही मानसून पहुंचता है, लेकिन साउथ इंडिया में अच्छी बारिश होगी। तो ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो जून में बारिश होती है वो 95% होगा। लेकिन जुलाई आते आते मानसून तेजी पकड़ जाएगा और काफी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी। तो उस समय 105% की जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा सामान्य से 5% ज्यादा होगा। और अगस्त में बीच-बीच में कभी-कभी क्या होता है कि अगस्त में ब्रेक मानसून कंडीशन आ जाते हैं, तो नॉर्मल के आसपास ही है। मतलब 2% की कमी हमने बताई है उसमें, 98% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का अगस्त में रह सकता है।
लेकिन क्योंकि जब मानसून खत्म हो रहा होगा तो लानिना काफी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, तो सितंबर की जो बारिश है वो काफी ज्यादा अच्छी रहने की संभावना दिखाई दे रही है और सितंबर में 110% का मानसून दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि ये एक्सटेंडेड मानसून भी रहे और ये सितंबर के बाद भी मानसून तो खत्म हो जाता है 30 सितंबर को, लेकिन बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। जी, यानी अच्छी खबर है, जुलाई में सामान्य से ज्यादा, सितंबर में सामान्य से काफी ऊपर और अगस्त में भी सामान्य मानसून का अनुमान है। जून थोड़ा ढीला रह सकता है। तो आप क्या सलाह देंगे जो फार्मर्स हैं उनके लिए, क्या सलाह, क्या वो देरी से इस बार सोइंग करें? देखिए जो सेंट्रल इंडिया है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पर, और ईस्ट इंडिया खास करके जैसे बिहार, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, राजस्थान के ज्यादातर इलाके और गुजरात, यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए मानसून में, क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना अच्छा है, जब बारिश आ जाए, शुरू हो जाए तो सोइंग शुरू करें। लेकिन उसके बाद जुलाई और अगस्त में मानसून अच्छा रहेगा, तो उसके बाद मानसून की बारिश लगातार होगी। हालांकि हर बार हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल इंडिया है, जैसे कि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, काफी अच्छी बारिश देखेंगे। साउथ इंडिया भी अच्छी बारिश देखेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाके, ये भी काफी अच्छी बारिश लेंगे, पश्चिमी और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश तक। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है। जी। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस बार भी रिस्क ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सेंट्रल इंडिया, साउथ में अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला, पूरी एनालिसिस कर दी किस तरह का अनुमान मानसून को लेकर है। चलिए इस शो को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया केडिया जी, जिगर और दिव्या गगलानी, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के